हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हमने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम स्टार्ट करना है। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे बच्चे 2008 में, इसको एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर अपना बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम पे बेस्ड है। क्या कह रहे हैं देखो, डाइक्स्ट्रास सिंगल सो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम व्हेन रन फ्रॉम वर्टेक्स ए इन द अबव ग्राफ कंप्यूट्स द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस टू, ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ए से स्टार्ट करना है जी, ए इज द सोर्स। तो ये बता रहा है कि किस क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है कि किस किस वर्टेक्स का हम करेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ निकाल पाएंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, इसमें नेगेटिव एज वेट्स हैं। तो अगर नेगेटिव एज वेट्स हैं तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि डाइक्स्ट्रास में फेल, हर बार फेल नहीं होता, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। तो बस ये इन्होंने सवाल पूछ लिया कि इसमें फेल होगा या नहीं, वो चेक करना है। अगर फेल हो रहा होगा तो मतलब वही बात है कि करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा ये किन्हीं वर्टिसेस का। और अगर फेल नहीं हो रहा होगा तो मतलब सभी का करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा भी किस किस वर्टेक्स का ये ठीक दे रहा है पाथ। अगर सभी का दे रहा होगा मतलब फेल नहीं हो रहा होगा तो हम ऑल वर्टिसेस पे टिक लगा के भाग जाएंगे डी ऑप्शन पे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, इसमें ज्यादा ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो वही अपना या तो टेबल बनाऊं या फिर यहीं पे कर दूं, यहीं पे कर देता हूँ, ज्यादा बेटर है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, है ना। तो जीरो और नल और यहाँ पे वही इन्फिनिटी नल। ठीक है, थोड़ा सा ना पेन पतला कर लेते हैं, नहीं तो बहुत वो है ये। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा जी जीरो नल, ये इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल। ठीक है जी, इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल। अब देख रहे हो इतना बड़ा ग्राफ है मेरे बच्चे, टेबल बनाने में ना हमारी जान निकल जाएगी। तो इसलिए टेबल वगैरह का चक्कर मैंने डाल रहा, सीधा यहीं पे चेक करा देता हूँ आपको। हाँ जी, तो शुरू हो जाओ जी, ए से शुरू करना है। तो ए को मैंने सीधा जीरो दे दिया, नहीं तो मैं चाहता तो पहले इन्फिनिटी देता फिर जीरो करता एंड सो ऑन। आप समझते हो इतना तो, है ना। चलो जी, ए क्या हो जाएगा जी, वन एंड ए। ठीक है जी, फिर उसके बाद फिर यही हो पाएगा और तो कुछ हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि एक ही आउट गोइंग एज है। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से यहाँ वन प्लस टू दैट इज थ्री। तो ये हो जाएगा जी थ्री, और कहाँ से पता लग रहा है, वाया बी। ठीक है जी, अच्छा, और ये एक आउट गोइंग एज रिलैक्स होगी। तो वन और माइनस थ्री दैट इज माइनस टू। ठीक है जी, और कहाँ से पता लग रहा है, बी से। अच्छा जी, अब हम देखेंगे और कोई आउटगोइंग एज है बी से, नहीं है जी। ए से तो एक ही आउटगोइंग एज थी, तो काम खत्म। अच्छा, बी से दो आउटगोइंग एज थी, इसका भी काम खत्म। अब दोनों में से मिनिमम चूज कर लेना भाई, ई इज द मिनिमम वन, माइनस टू ये दे रहा है इसलिए। तो हम ई से सारी आउटगोइंग एजेस को देखेंगे, रिलैक्स करेंगे, है ना। तो ये रिलैक्स होगी तो माइनस टू प्लस टू डेट इज जीरो। तो जीरो कहाँ से पता लगा, ई से। ठीक है, और कोई आउटगोइंग एज इससे ई से नहीं है जी। चलो ठीक है, अब ये इसका भी काम खत्म है, इसका भी काम खत्म है ना। इस पे आ जाओ। अब ये देख लो, जीरो और ये थ्री है, ऑफ कोर्स एफ मिनिमम है ना। ये तो थ्री है। तो ठीक है जी, ये जीरो वाला है, इससे आउटगोइंग एज कौन से, ये है। तो ये क्या हो जाएगा जी, थ्री, और कहाँ से पता लग रहा है, एफ से। इसको भी काटा मारो। अच्छा जी, अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ से कौन कौन सी आउटगोइंग एज है। अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, यहाँ से शुरू हो जाएगी जी, जी से। एक दो, दो आउटगोइंग एज है। इसको आप ऑलरेडी रिलैक्स कर चुके हो, है ना। वर्टेक्स रिलैक्स रिलैक्स का होता था, मैंने बताया था, जब उसकी सारी आउटगोइंग एजेस रिलैक्स हो जाए। तो आउटगोइंग एज हमने इसकी रिलैक्स कर दी, एक ही आउटगोइंग एज थी ई से। तो अल्टीमेटली ये रिलैक्स हो चुका है, ये मतलब ऐसे समझ लो हीप से बाहर हो चुका है। जब हीप से बाहर हो चुका है तो फिर वही बात हम देखेंगे क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। अगर इंप्रूवमेंट हो गई फिर तो बेटा हम क्या देंगे कि डाइक्स्ट्रास फेल हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो चेक कर लेते हैं, एक बार थ्री है और यहाँ से वन, तो थ्री प्लस वन फोर आएगा, बट यहाँ पे माइनस टू है। तो ठीक है जी, कोई इंप्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखो जी, थ्री है और ये तो ऑफकोर्स अभी इसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया है। तो तीन और दो पाँच, तो पाँच आ जाएगा, कहाँ से आया, जी। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, एक मिनट रुको मेरे बच्चे, मैं शायद ये जो सी को जब हमने, अच्छा सी तक तो अभी आई नहीं ना, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा सी से मैंने ये माइनस पांच वाला ये काम अभी किया ही नहीं है। खैर अभी तक वहां हम पहुंचे नहीं है। अच्छा जी, तो ये जी का भी काम अब हो चुका है खत्म, इसकी दो आउटगोइंग एजेस थी, इसको रिलैक्स कर दिया है, खत्म करो इसकी कहानी। अच्छा, अब बात करेंगे जी कौन कौन सा बच रहा है। वी हैव लेफ्ट विद ओनली दीज टू वर्टिसेस, थ्री बी और फाइव और जी। तो बताओ जी कौन से छोटा है, ऑफ कोर्स ये छोटा है सबसे, तो इसको पकड़ लो जी। तो जब हम सी को पकड़ेंगे तो इसकी सारी आउटगोइंग एजेस को देखेंगे जी। तो करो जी, थ्री प्लस थ्री दैट इज सिक्स। तो ये हो जाएगा जी सिक्स, और किससे पता लग रहा है, सी से। और थ्री माइनस फाइव दैट विल बी माइनस टू, पहले से फाइव है तो यस इसको अपडेट करेंगे, है ना। इसको अपडेट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, माइनस टू, और किससे, सी से। ठीक है, माइनस टू सी। अच्छा, और कोई सी से आउटगोइंग एज और कोई है नहीं। तो ठीक है जी, इस पे भी काटा मारो।
अब बताओ जी कौन सा छोटा है जी, एक -2 बैठा है और एक 6 बैठा है, ऑफ कोर्स -2 इज द शॉर्टेस्ट वन। अच्छा, यहाँ से आउटगोइंग एज देखो मेरे बच्चे कौन कौन सी है, जस्ट वन आउटगोइंग एज है और कोई नहीं है, वन। ये तो हमारे को पता है भाई, इस एज को रिलैक्स करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कि ये जो वर्टेक्स है ये ऑलरेडी रिलैक्स हो चुका है, तो वही है ना, याद है आपको डाइस्टार्स में एजिस एट मोस्ट वन टाइम रिलैक्स होती थी, है ना, तो इसको मैं रिलैक्स नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये वर्टेक्स जो है अभी है ही नहीं, हीप से बाहर हो चुका है, तो फिर मैं इस एज को कैसे रिलैक्स करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, बट फिर भी वही बात है, वेरिफिकेशन के लिए चेक करते हैं, अगर इंप्रूवमेंट होगी तो हम क्या कह देंगे भाई, डाइस्टार्स नहीं चल पा रहा इस पे, है ना, हम डाइस्टार्स फेल कर देंगे, तो और बोल देंगे कि ई तक का पाथ हम नहीं निकाल पा रहे डाइस्टार्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो चेक करते हैं, -2 और 1 दैट इज -1 और ऑलरेडी -2 है, तो -2 छोटा है -1 छोटा, ऑफ कोर्स -2 छोटा है, तो पहले से हमारे पास -2 है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, डाइस्टार्स फेल नहीं हुआ। अच्छा जी, तो अब क्या हो सकता है जी, एच एच को उठा के बाहर फेंको, हिप से बाहर हो गया। अब फाइनली बचता है जी ये, अच्छा ए तो ऑलरेडी आउट है, इसको तो हमने खैर पहले ही कर लिया था। अच्छा, जब यही बचता है डी, तो ठीक है जी, हम डी से जो भी आउट गोइंग है जैसे उसको देख लेना एक बार, कहीं फिर दिक्कत ना आ जाए, 6 और 2 नई बात बनेगी जी, ऑफ कोर्स इसका 0 है। अच्छा, ये 6 और 2 8, ये ऑलरेडी 3 था, नई बात बनेगी जी, और तो कोई आउट गोइंग है ही नहीं, खत्म करो बात। ठीक है जी, तो ये भी आउट, तो डेट्स इट। यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स के लिए ऐसा नहीं हुआ कि इंप्रूवमेंट हम कर पा रहे हो, है ना, जो ऑलरेडी हीप से आउट है हम उस तक किसी और रास्ते से पहुंचे और छोटा पाथ हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल हेयर। तो अल्टीमेटली क्या कहेंगे, डाइस्टार्स फेल नहीं हुआ है, हर एक वर्टेक्स के लिए ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट क्लास निकाल करके दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, डी, ऑल दी वर्टिसेस। और शॉर्टेस्ट पाथ लिखना चाहते ही हो तो क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन फिर भी लिखवा देता हूँ, ए टू ए ऑफ कोर्स हमारा 0 है जी, ए टू बी 1 आया है जी, ए टू सी, ये चेक करो जी कितना आ रखा है जी, 3 आ रखा है जी, 3 आ रखा है। ए टू डी 6 आ रखा है जी, ए टू ई, ई तक का कितना आ रहा है जी, -2 आ रखा है जी, ए टू एफ, एफ तक का कितना आ रखा है जी, 0 आ रखा है जी, ए टू जी 3 आ रखा है जी। ठीक है, बस डेट्स इट। अच्छा, एच भी है, ए टू एच कितना रखा है जी, -2 आ रखा है जी। ठीक है, बस और कोई है नहीं। तो क्या किसी का शॉर्टेस्ट पाथ नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, इसमें क्या हो गया अभी, है ना, वही वजह से मैंने आपको एग्जांपल लिया था ड्राइवर साहब का, तो ड्राइवर साहब जी चल रहे हैं जी, तो आज पहले तो पैसा कमाएंगे, लेकिन जब घर जाएंगे तो फिर पैसे अपनी जेब से लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वही चीज है। ठीक है, तो बस ए टू एच -2 है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। अच्छा, और आप बेशक से चाहो तो यहीं से ही आप पेरेंट्स भी देख सकते हो, इनके मतलब कैसे कैसे पाथ है वो भी आप चेक कर सकते हो। ए टू ऑफ कोर्स है ही है, ए टू बी डायरेक्ट 1 था, ए टू सी चेक करो कैसे आए थे भाई, सी का चेक करना जी, पेरेंट कौन है, बी है ना, तो और बी से ए है, तो ए टू बी टू सी। ठीक है, तो ये कैसे आएगा जी, ए टू बी टू सी। ये क्यों बता रहा हूँ मेरे बच्चे, आज नहीं तो कल सवाल आएंगे, ऐसे बड़े बड़े ग्राफ देंगे आपको पेपर में, प्रूफ आपके सामने, 2008 का सवाल है ये, इतना बड़ा ग्राफ आ रखा है ना, तो कल को आ भी सकता है, पाथ बताओ एंड ऑन, डाइस्टार्स ने किस सीक्वेंस में आइडेंटिफाई किए, वो भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस, तो वो आप देख सकते हो, सबसे पहले बी आइडेंटिफाई हुआ है, फिर किस पहुंचे थे हम लोग, बी के बाद आई थिंक ई पे पहुंचे थे, एंड ऑन, प्लीज वो अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा दोबारा दोबारा सारा दिखाने में। तो सीक्वेंस ये मैं चलो होमवर्क में दे देता हूँ कि किस सीक्वेंस में हमने वर्टिसेस को पहचाना था, सीक्वेंस। ठीक है, और टेबल वगैरह बनाता तो मैं फटाफट साथ साथ बता देता, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ अगर याद है, तो ए के बाद बी हुआ था, बी के बाद ई हुआ था, है ना, ई के बाद आई थिंक एफ हुआ था, है ना, वही बात है यार, अब मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कैसे हुआ था, तो प्लीज ये सीक्वेंस आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ, कि ए हुआ था, फिर बी, और फिर ई, ई के बाद आई थिंक एफ हुआ था, है ना, एफ के बाद जी हुआ था, जी के बाद आई थिंक सी हुआ था, है ना, चलो याद ही है वैसे तो, ए बी ई एफ, एफ के बाद जी हुआ था, जी के बाद सी हुआ था, है ना, सी, सी के बाद एच हुआ था, एच के बाद डी हुआ था। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है जी, ये सीक्वेंस हमने फॉलो किया था, आई थिंक याद आ रहा होगा आपको। तो सीक्वेंस पूछी जा सकती है, किस सीक्वेंस में वर्टिसेस की पहचान हुई। अच्छा, फिर ये पाथ पूछा जा सकता है, ए टू सी, ये तो आराम से हम बता पाएंगे जी, सी तक कैसे पहुंचे हैं। अच्छा, ये ए टू बी, बी टू सी नीचे आएगा जी, मैं इधर लिख गया, सॉरी। ठीक है, अरे यार इसको तो हटा ही दो, फिर यहाँ लिख देता हूँ, ए टू बी, बी टू सी। अच्छा जी, डी तक कैसे पहुंचे थे जी, डी तक कैसे पहुंचे थे, डी का वो देखो जी, पेरेंट कौन है, सी है। अच्छा, सी तक कैसे पहुंचे थे, बी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी।
तो ये यहीं से आए जी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद फिर ई तक कैसे पहुंचे थे? ई का पेरेंट देख लो जी बी है, तो वो ए टू बी, बी टू ई, ए टू बी, बी टू ई। एफ तक कैसे पहुंचे थे जी? एफ का पेरेंट देखो जी ई है, ई का पेरेंट बी है जी, तो ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। जी तक देखो जी कैसे पहुंचे थे? जी का पेरेंट एफ है जी, एफ से ई, ई से ई का पेरेंट बी है जी, ये देख रहे हो ना, पेरेंट यहीं से चेक कर रहा हूँ मैं फटाफट। हाँ जी, तो ए बी ई एफ जी। ठीक है, एच तक कैसे पहुंचे थे जी? एच का पेरेंट देख लो जी कौन है जी? जी है जी। ठीक है जी, जी का पेरेंट तो वही सारा घूमते घुमाते, है ना? तो इसी की ही एक कॉपी बना दें क्या? देखते हैं जरा कॉपी बनती है या नहीं। हाँ जी बन गई, चलो जी से एच पे। ठीक है, चलो छोटा कर देता हूँ, सारा एक स्क्रीन पे आप नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसका आंसर मेरे बच्चे डी आएगा। कैसे निकाला वो भी आपको सब याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो, है ना? और खास बात क्या थी डाइक्स्ट्रास में, कि हर एक वर्टेक्स को हम एक ही बारी रिलैक्स करेंगे। और वर्टेक्स रिलैक्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है, कि हम उसकी जितनी भी आउटगोइंग एजेस हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं। जब हम वर्टेक्स की आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स कर देते हैं तो अल्टीमेटली वर्टेक्स रिलैक्स हो जाता है, और हम वही बात है हीप से उसको आउट कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, है ना? तो यहाँ पे जो मेन टैगलाइन है और डाइक्स्टार्स की वो क्या है? एवरी एज। अगर मैं बात करूं तो पहले लिख लो एवरी वर्टेक्स रिलैक्स्ड एग्जैक्टली वंस। ठीक है, हर एक वर्टेक्स को हम सिर्फ एक ही बारी रिलैक्स करते थे। ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अभी यूज करना है मेरे को इस बात को, है ना? और हर एक एज की अगर मैं बात करूं तो एज बाय एज अगर आप देख रहे हो तो एवरी एज रिलैक्स्ड एट मोस्ट वन टाइम। ठीक है, एट मोस्ट वन टाइम हम रिलैक्स करेंगे एज को, क्योंकि हो सकता है कि वहां से, जैसे अब ये देख लो एच की आउटगोइंग एज ये भी थी, ये वाली एज भी थी एक, लेकिन हमने इसको रिलैक्स नहीं किया क्यों? क्योंकि ई वर्टेक्स हम ऑलरेडी हीप से आउट कर चुके थे इसलिए। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, नोट डाउन करो, शाबाश। हो गया जी, ठीक है जी, आते हैं आगे। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे जी बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम देखो बेटा क्या कहता है। ये सबसे पहली बात तो ये समझो, एल्गोरिथम ये क्या निकाल रहा है भाई? ऑफ कोर्स सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ही है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को हम लोग ग्राफ इनपुट करेंगे, और ऑफ कोर्स सोर्स वर्टेक्स बताएंगे कहाँ से निकालना है, सिंगल सोर्स वर्टेक्स पाथ है ना, इसलिए सोर्स बताएंगे। और ये आपको या तो आंसर यस कर देगा, मतलब पाथ दे देगा हर एक वर्टेक्स का, या फिर नहीं भी दे पाएगा। कब नहीं दे पाएगा? जब नेगेटिव एज वेट साइकिल होगी। नेगेटिव एज वेट साइकिल में मैंने आपको बताया था डाइक्स्ट्रास ऑलवेज फेल। नेगेटिव एज वेट में कभी फेल होता है, कभी नहीं भी होता। तो जैसे यहाँ पे फेल नहीं हुआ था, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिखाया था जहाँ पे फेल हो गया था। लेकिन अगर नेगेटिव एज वेट साइकिल है तो डाइक्स्ट्रास हमेशा फेल होगा, वो ढंग से आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो और ऑफ कोर्स शॉर्टेस्ट पाथ आना भी नहीं है ना, क्योंकि जितनी बारी आप उस साइकिल को चलाओगे उतनी बारी कम 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 होता, तो माइनस इन्फिनिटी तक चले जाओगे आप लोग, है ना? हाँ, तो ये क्या करता है, या तो पाथ दे देता है, या फिर बोल देता है नो पाथ एग्जिस्ट, नो शॉर्टेस्ट पाथ, नो शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो नो शॉर्टेस्ट पाथ कब करता है भाई? जब नेगेटिव एज वेट साइकिल होती है, नेगेटिव एज वेट साइकिल। अगर नेगेटिव एज वेट साइकिल प्रेजेंट है, क्या है ये नेगेटिव एज वेट साइकिल? नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे बार बार नहीं बोलूंगा। हाँ जी, तो नो शॉर्टेस्ट पाथ कब करेगा? अगर नेगेटिव एज वेट साइकिल है तो। और अगर नेगेटिव एज वेट साइकिल नहीं है तो पाथ देगा ही देगा, मतलब ढंग से बोल तो करेक्ट पाथ देगा ही देगा, करेक्ट पाथ। तो मतलब बेसिक डिफरेंस डाइक्स्ट्रास और बेलमैन फोर्ड में क्या है, कि डाइक्स्ट्रास में फेल इन केस ऑफ नेगेटिव एज वेट, बट ये कभी फेल नहीं होता, नेगेटिव एज वेट साइकिल में फेल होगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव एज वेट है बट नेगेटिव एज वेट साइकिल नहीं है, तो बेलमैन फोर्ड विल ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान रखनी है, समझ में आ रहा है? देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, नेगेटिव एज वेट वाली एजेस है, और साथ में नेगेटिव एज वेट साइकिल है, नेगेटिव एज वेट साइकिल है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है हम वो लिखते हैं, और फिर बताते हैं आपको किस में चलेगा और किस में नहीं चलेगा। तो पहले डाइक्स्ट्रास लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डाइक्स्ट्रास और बेलमैन फोर्ड। डी मतलब डाइक्स्ट्रास, बी मतलब बेलमैन फोर्ड। अगर नेगेटिव एज वेट प्रेजेंट है और नेगेटिव एज वेट साइकिल भी प्रेजेंट है, डाइक्स्ट्रास ने तो फेल होना है जी, वो आंसर नहीं कर पाएगा। लेकिन बेलमैन फोर्ड फिर भी पास होगा, और आपको बताएगा कि नो पाथ एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव एज वेट साइकिल तो मतलब बोल देगा कि नो शॉर्टेस्ट पाथ।
ये आपको बकायदा बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन फेल नहीं होता चाहिए। ठीक है, ये आपको बता देता है कि देयर इज नो नो सच पाथ। अच्छा, उसके बाद अगर नेगेटिव एज वेट नहीं, लेकिन नेगेटिव एज वेट साइकिल है, दैट इज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसमें तो क्वेश्चन मार्क डाल दो भाई। नेगेटिव एज वेट ही नहीं तो फिर नेगेटिव एज वेट साइकिल कैसे बना के खड़े कर लोगे। अच्छा, अच्छा उसके बाद फिर ये है लेकिन ये नहीं है। तो डाइक्स्ट्रास में फेल, कभी फेल होता है कभी नहीं होता, लेकिन बेलमैन फोर्ड पास होना ही होना है, और वो करेक्ट आंसर आपको देगा ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव एज वेट भी नहीं, नेगेटिव एज साइकिल भी नहीं है, तो ऑफकोर्स डाइक्स्ट्रास ने पास होना ही होना है, बेलमैन फोर्ड ने तो होना ही होना है। ठीक है, डाइक्स्ट्रास भी पास होगा और बेलमैन फोर्ड भी पास होगा। तो अगर सारी एज वेट पॉजिटिव हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डाइक्स्ट्रास ने तो पास होना ही होना है। इसलिए याद रख लेना मेरे बच्चे, नेगेटिव ज्यादातर इतना यूज होता नहीं है, तो जो प्रैक्टिकल एल्गोरिथम है वो डाइक्स्ट्रास ही है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लिया, बेलमैन फोर्ड की मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। तो ध्यान रखना बेटे मेरे बच्चे, डाइक्स्ट्रास प्रैक्टिकल एल्गोरिथम है, मैं लिख देता हूँ। जो डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम है, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम ये प्रैक्टिकल एल्गोरिथम है जी, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली यही चलता, प्रैक्टिकल एल्गोरिथम का मतलब क्या हो गया, ये प्रैक्टिकली यही चलेगा जी। ठीक है, बेलमैन फोर्ड ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि उसकी वो काफी स्लो है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आती है, इसलिए प्रैक्टिकल एल्गोरिथम बिकॉज इट इज फास्ट, फास्ट है ये। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था ग्रीडी, ग्रीडी टेक्निक पे बेस्ड है, क्यों, क्योंकि हम हमेशा मिनिमम मिनिमम निकाल निकाल के बाहर निकाल रहे हैं, तो लोकल मिनिमम वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ से देख लेंगे भाई कौन सा सबसे छोटा है, तो उसको पकड़ लिया, फिर वहां से देखा कौन सबसे छोटा है, फिर उसको पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करके हम चल रहे हैं, तो इसलिए ये ग्रीडी पे बेस्ड है। लोकल मिनिमम बार बार हम मिनिमम 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 निकाल निकाल के चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, बट जो हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम होता है मेरे बच्चे, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, जो टेक्निक हमने आगे पढ़नी है। रादर नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही है, बेलमैन फोर्ड को कंप्लीट करके हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो एग्जैक्टली क्या होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, आपको सामने आगे पढ़ना है। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको, क्या, कि बेलमैन फोर्ड इज बेस्ड ऑन, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ग्रीडी टेक्निक नहीं है जी, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड है, प्लीज ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चे, ये उसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछता है, बेलमैन फोर्ड को डायनेमिक प्रोग्रामिंग से लिंक करना है और डाइक्स्ट्रास को ग्रीडी से लिंक करना है ना। अच्छा, ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे आप समझ पा रहे होंगे कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के दोनों एल्गोरिदम साथ साथ कवर अप हो जाए, इसीलिए। नहीं तो फिर मैं डाइक्स्ट्रास यहाँ पढ़ाता, फिर बेलमैन फोर्ड के लिए पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाता, वहाँ पे बेलमैन फोर्ड पढ़ाता, तो ज़्यादा अच्छा ना लगता। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के दो एल्गोरिदम मैंने आपको बताए थे, तो इसलिए दोनों को ही मैं साथ साथ कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बेलमैन फोर्ड आपको भी पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो है ये एग्जैक्टली एप्लीकेशन डीपी की, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, इट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रिडी। ध्यान रखना है आपको ये बात। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो बेलमैन फोर्ड का ये चक्कर आपको समझ में आ चुका है कि ये एक एल्गोरिदम है जिसको हम ग्राफ और सोर्स इनपुट करेंगे, करेक्ट पाथ भी बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हर एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ सबका बता देगा ये। और नहीं, अगर नहीं बताएगा तो बता, मतलब अगर वो बता देगा कि नहीं है शॉर्टेस्ट पाथ, क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एजमेंट साइकिल है, इसलिए नहीं है। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि फेल हो जाए और गलत आंसर देना शुरू कर दे, इट विल नेवर गिव यू रॉन्ग आंसर्स, ये बात ध्यान रख लेना। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम रॉन्ग आंसर्स नहीं देता जी, रॉन्ग आंसर नहीं देता, है ना, बट डाइक्स्ट्रास गलत आंसर दे देता था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, नेगेटिव एज वेट्स थे और वो उसने दिक्कत कर दी थी हमारे लिए। ठीक है जी, चलिए, रॉन्ग आंसर ही कभी नहीं देगा, ये इसकी खास बात है। इनफैक्ट ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हम जितने भी एल्गोरिथम्स देखेंगे ना, वो गलत आंसर कभी नहीं देते, वो गलतियां कभी नहीं करते। ग्रीडी वाले को कभी ना कभी गलतियां करके कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, अ, हम जब भी कोई अभी मैंने वैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको लगता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो प्रेफरेंस डायनेमिक प्रोग्रामिंग को दी जाती है, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से देखते हैं कि हाँ जी चल रहा है जी, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन अगर हम लकी हैं, व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड लकी, इफ यू आर लकी, तो ग्रीडी लग जाएगा, और ग्रीडी लगते ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम, यू कैन से आसमान से नीचे जमीन पे आ जाती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इफ यू आर लकी देन ग्रीडी विल वर्क ऑन द सेम एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है? तो ग्रीडी शॉर्टकट है, और यू कैन से कि तुक्के वाली बात है,
चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। अगर चल गया तो समझ लो तुम्हारी लॉटरी है। लॉटरी इन द सेंस भाई हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड से अपना काम खत्म कर जाएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम आ जाएगी। नहीं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो है ही है। मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले एल्गोरिदम कभी आपको गलत आंसर नहीं देंगे। दे आर द मोस्ट रिलायबल एल्गोरिदम्स। कभी गलत आंसर नहीं देंगे। लेकिन ग्रीडी वाले गड़बड़ कर सकते हैं भैया ना। ऑफ कोर्स लालची आदमी तो गड़बड़े करेगा ही करेगा ना, तो वही बात है, ये गड़बड़े कर सकते हैं ग्रीडी वाले। इसलिए जो डाइस्ट्राज है वो गलत आंसर दे देता है, लेकिन बेलमैन फोर्ड कभी गलत आंसर आपको नहीं देगा। मोस्ट रिलायबल एल्गोरिथम्स होते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले, मतलब सारे पाथ्स एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसलिए रिलायबल है और कभी गलत आंसर नहीं देंगे। ठीक है, खैर ज्यादा अभी बोलना नहीं चाहता, आप परेशान हो जाओगे। जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना वहाँ बातें करेंगे। अभी थोड़ा सा मेरे से बस कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा आपको बोल दिया। ठीक है, बाकी बातें आराम से बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, समझ में आ गया बेलमैन फोर्ड। अब थोड़ा चला के दिखा देते हैं, है ना, जैसे ये हमारे पास है। तो अच्छा, एक बात पहले और कर लेता हूँ। ये डाइस्ट्रास में मैंने अभी आपको क्या बताया था? एवरी एज, एवरी एज रिलैक्स्ड एट मोस्ट वंस। ठीक है, डाइस्ट्रास में। बट बेलमैन फोर्ड क्या कहता है? बेलमैन फोर्ड कहता है जी एवरी एज रिलैक्स्ड, एवरी एज रिलैक्स्ड एग्जैक्टली वी टाइम्स। इसका मैं रीजन ही दे रहा, बार बार ही मैं आपको बोल बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता लेक्चर का। अभी बताया मैंने आपको एटमोस्ट वंस क्यों होती है। लेकिन बेलमैन फोर्ड क्या कहता है? एवरी एज रिलैक्स्ड एग्जैक्टली वी टाइम्स, वेयर वी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। हर एक एज को हम वी टाइम रिलैक्स करेंगे। ठीक है जी। तो डाइक्स्ट्रास एक किस्म से अगर हम देखें तो वर्टेक्स बाय वर्टेक्स चल रहा था। सबसे पहले सोर्स वर्टेक्स को ले लिया आपने, फिर हीप बना लिया था, है ना, हीप में से सबसे पहले सोर्स को बाहर निकाल लिया था, उसको जीरो कर दिया था, है ना। उसके बाद फिर हमने मिनिमम जो वर्टेक्स था उसको पकड़ा, फिर उससे मिनिमम को पकड़ा। मतलब आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग चलते चले गए थे, है ना। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। तो वो वर्टेक्स बाय वर्टेक्स चल रहा था। लेकिन जो बेलमैन फोर्ड है ये एज बाय एज चलेगा जी। हर एक एक एज को एक एक रिलैक्स करता चलता चलेगा। ठीक है, तो इसमें राउंड्स होंगे। तो वी टाइम्स मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें वी राउंड्स होंगे। तो पहले राउंड में हम एजिस को रिलैक्स करेंगे, फिर सेकंड राउंड में फिर वही काम करेंगे, एजिस को रिलैक्स करेंगे, फिर थर्ड टाइम फिर वही बात, एजिस को रिलैक्स करेंगे, एंड सो ऑन। हर राउंड में यही काम करना है जी, हर एक एज को रिलैक्स करते चलना है। ठीक है, अभी फिर आप बोलोगे कि बार बार क्यों कर रहे हैं, वो अभी 2 मिनट में बता देता हूँ क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसमें ये कैसे चल रहा था? वर्टेक्स बाय वर्टेक्स। ठीक है जी। और ये कैसे चलता है जी? एज बाय एज, एज बाय एज चलता है। ठीक है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में याद रखना है हमारे को वी राउंड्स होंगे, वी राउंड्स होंगे। और हर एक राउंड में ऑल ई एजेस आर रिलैक्स्ड। ठीक है, इन ईच राउंड, इन ईच राउंड ई एजेस, जितनी भी एजेस हैं ग्राफ के अंदर, ई एजेस आर रिलैक्स्ड। दैट्स इट। ठीक है जी। रिलैक्सिंग वगैरह का आपको पता है ये मतलब क्या होता है, अभी करा देता हूँ और समझ में आ जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है जी। अब शुरू करते हैं जी एल्गोरिथम। हाँ जी, तो सबसे पहला काम मैंने बोला था कि एज बाय एज चलना है, तो एजेस को लेबलिंग कर दो। जैसे मर्जी लेबल करना चाहते हो वैसे कर दो। इसका मैं नाम रख देता हूँ E1, इसका नाम रख देता हूँ E2। ठीक है जी, इसका नाम क्या रखते हैं? E3। चलो इसको E3 ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं जी E4, इसको E5 और इसको E6। ये देने का मतलब क्या है कि एक मैंने सीक्वेंस बना ली और हर राउंड में हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते चलेंगे। तो सबसे पहले इसको रिलैक्स करेंगे, फिर इसको रिलैक्स करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, हर बार ऐसे चलना है। ठीक है। अच्छा जी। तो राउंड नंबर 1 हम अभी आपको चला के दिखाते हैं। तो वो टेबल बनानी है, वही टेबल जैसे हम डाइस्टार्स में बनाते थे, बिल्कुल वही टेबल हम बनाएंगे। अगली स्लाइड पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो टेबल बनाओ जी। तो ए वर्टेक्स है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अच्छा सॉरी, डी तक ही है, सॉरी डी है, डी तक ही है, 4 वर्टेक्स है। ठीक है। अच्छा जी। तो सोर्स वाज ए, तो वही पेरेंट इसका नल है। बाकी यही इन्फिनिटी नल, ये भी इन्फिनिटी नल, ये भी इन्फिनिटी नल। ठीक है। इनिशियलाइजेशन जैसे हम पहले उसमें किया करते थे डाइकस्टार्स में, ऐसे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करी है। वही कोस्ट और ये पेरेंट, कोस्ट पेरेंट, कोस्ट पेरेंट एंड सो ऑन। तो ये क्योंकि ये हमारा सोर्स है, ए इज द सोर्स, तो उसको हमने जीरो रख दिया और बाकी सबको इन्फिनिटी कर दिया। पेरेंट ऑफ कोर्स सबका नल। ठीक है जी। अब आएगा जी राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 1 में हम क्या करेंगे? सारी एजेस को रिलैक्स करते चलेंगे। सबसे पहले हम E1 को रिलैक्स करेंगे। तो आप ऐसे समझो मेरे बच्चे, ये क्या हो गया जी? ये हो गया जी जीरो नल, ये हो गया जी जीरो नल, ये हो गया जी वही इन्फिनिटी नल, ये हो गया जी इन्फिनिटी नल,
और ये हो गया जी इन्फिनिटी नल। ठीक है, राउंड नंबर 1 अब मैं चला रहा हूँ। राउंड नंबर 1 में क्या करना है जी, हर एक एज को रिलैक्स करते चले जाओ। तो E1 को हम रिलैक्स करेंगे तो सी की कॉस्ट क्या है जी, इन्फिनिटी है। और हम ये 70 ऐड कर देंगे, इन्फिनिटी जमा 70 क्या हो गया जी, इन्फिनिटी। तो डी की कॉस्ट पहले इन्फिनिटी थी, अभी भी इन्फिनिटी आ रही है, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, चलो जी E1 रिलैक्स हो गई। ठीक है, अच्छा फिर E2 रिलैक्स करेंगे। एक कॉस्ट क्या है जी, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी जमा 60 डेट इज इन्फिनिटी। तो ठीक है जी, ये इन्फिनिटी तो अब नई कॉस्ट इन्फिनिटी आ रही है, पुरानी भी इन्फिनिटी थी। ठीक है जी, अपडेट नहीं करेंगे, छोड़ो मारो गोली। अच्छा फिर अगली एज को रिलैक्स करेंगे E3 को। तो ये इन्फिनिटी है और ये 40 है, इन्फिनिटी जमा 40 दैट इज इन्फिनिटी। पहले भी इन्फिनिटी कॉस्ट थी सी की, अभी भी इन्फिनिटी ही आ रही है, E3 को रिलैक्स करने के बाद इन्फिनिटी आ रही है। तो भैया कोई अपडेशन नहीं, छोड़ो मारो गोली। अब E4 को करेंगे तो ये क्या है जी, इन्फिनिटी है। और फिर ये -35 कर दिया हमने, तो इन्फिनिटी -35 इट इज अगेन इन्फिनिटी। तो पहले इन्फिनिटी है, अभी भी इन्फिनिटी आ रही है, तो कोई अपडेशन नहीं हुई, मारो गोली। फिर E5 को करेंगे जी, यहाँ मजा आएगा। यहाँ पे 0 है और इसकी कोस्ट 30 है, 0 + 30 डेट इज 30। और पहले क्या है, इन्फिनिटी है। अपडेट कर दो इसको। तो अपडेट कर दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा जी, 30। और पेरेंट कौन बन जाएगा जी, ए के थ्रू आई है ना ये बात, इसलिए। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद फिर अब मैं E6 को रिलैक्स करूंगा। तो क्या बोलूंगा, ये 0 है, यहाँ से 50 आई, 0 जमा 50 50। लेकिन पहले क्या चल रही थी, इन्फिनिटी। तो छोटा कौन सा 50 है, इन्फिनिटी 50। तो ठीक है जी, इसको काट के 50 कर दो। और पेरेंट किससे पता लगा जी, ए के थ्रू, तो इसको कर दो जी ए। ये हो गया जी राउंड 1 का काम खत्म। टेबल में मैं आपको दिखा देता हूँ। बी की कोस्ट 30 हो जाएगी, सी की कोस्ट 50 हो जाएगी। बी की कोस्ट 30 हो जाएगी, सी की कोस्ट 50 हो जाएगी। इनके पेरेंट ए हो जाएंगे। और ये तो ऑफ कोर्स 0 चल ही रहा था, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। और ये अपना इन्फिनिटी चलता रहेगा, इन्फिनिटी नल। और ये अपना 0 नल। ठीक है, तो जो अपडेट हो रहा है उसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अब बात आएगी जी राउंड 2 की। राउंड 1 हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू राउंड 2। राउंड 2 में फिर सेम टू सेम, बस सेम। अब ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे, अब ये कोस्ट लेकर के अपना सारा काम चलाना है। तो अब E1 को करेंगे जी, सबसे पहले जैसे सीक्वेंस में चला रहे थे E1। अच्छा 50, अच्छा ये सीक्वेंस कोई फिक्स नहीं है, आप जिस भी सीक्वेंस में चलाना चाहो जिसको आप चला लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, E1 मैंने जैसे लेबलिंग कर दिया, तो मैं उसी तरीके से चलाता रहूंगा। चलो जी, अब शुरू हो फटाफट। तो अब E1 को रिलैक्स करने का मतलब क्या हो जाएगा, 50 ये कोस्ट है, 50 जमा 70 कितना हो गया जी, 120। और ये इन्फिनिटी है। तो अब नया 120 आ रहा है, तो छोटा कौन सा है, 120। तो ऑफकोर्स इसको अपडेट कर दो। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा जी 120। और पेरेंट किससे पता लगेगा जी, सी के थ्रू पता लगा, लो जी। अब मैं किसको करूंगा जी, E2 को। E2 को करने से क्या होगा जी, ये 30 है, ये 60 है, क्या हो गया 90। पहले क्या है 120, तो क्या करेंगे अपडेशन। तो लो जी, फिर से अपडेशन हो गई। 120 को काट के अब क्या कर देंगे जी 90। और किसके थ्रू पता लग रहा है जी, बी के थ्रू। तो बी कर दो जी, समझ गए। अब E3 को करेंगे जी 30 और 40। ये 30 है, 30 जमा 40 कितना होगा जी 70। तो ये क्या है जी 50, तो अपडेशन नहीं होगी जी। फिर E4 से देखेंगे, क्या है जी 50, 50 माइनस 35 कितना हो गया, कितना हो गया, शाबाश 15। तो ये कितना है जी 30 है जी, इसको काट के हम 15 कर देंगे, मतलब अपडेशन होगी। ये बात मैंने स्ट्रेस दे के क्यों बोली, यहाँ पे हमारा डाइस्ट्रास फेल हुआ था, याद करो, ये वही एग्जाम्पल है, याद करके आओ। ये देखो, फंसे थे ना हम यहाँ पे। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे हम फंस गए थे भाई। यहाँ से बात उठ रही थी 35 को 15 करने के, लेकिन हम कर नहीं पाए थे, क्योंकि बी को हम रिलैक्स करके जा चुके थे, मतलब बी को हम हीप से आउट कर चुके थे, दोबारा हम कर नहीं पा रहे थे, फेल हो गया था हमारा डाइस्ट्रास। लेकिन ये काहे का फेल जी, ये तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, तुम्हारा 15 कर रहा है ये। इसलिए मैंने कहा था कि बेलमैन फोर्ड फेल नहीं होता। बेलमैन फोर्ड भाई, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे वर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ गया ना, समझ लेना वो एल्गोरिथम जिंदगी में फेल नहीं होगा जी कभी भी। बस इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता। जैसे ही वर्ड देखो कि ये एल्गोरिथम हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, खत्म कर देना, बात फेल नहीं होगा वो। ठीक है, चलो जी। इतनी बढ़िया है जी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आगे दिखाऊंगा आपको, बट ऑफ कोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फालतू लेगी। एवरी जो भी है अभी, हर चीज देयर इज नेवर ए फ्री लंच, में आपको हमेशा बताता हूँ। है ना, कोई आपको फ्री में लंच करा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको हिडन एजेंडा है उसका पीछे। तो वही बात है जी यहाँ पे कि कुछ ना कुछ तो भैया कोस्ट बियर करनी पड़ेगी ना। अगर आपको बिल्कुल ये कभी फेलियर की गारंटी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब फेलियर की कह रहा है कि कभी फेल नहीं होगा, है ना। तो इस बात की गारंटी दे रही है हमारे को। तो दैट मीन्स थोड़ा सा तो गड़बड़ाएगी इस बात से, क्या गड़बड़ाएगी, टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो खैर। अच्छा जी, ये 15 से हो गया। अच्छा जी, अब कौन सी E4 रिलैक्स हो चुकी थी, अब E5 को करो रिलैक्स, 0 जमा 30।
तो 30, तो अब मैं अपडेट नहीं करूंगा ना, क्योंकि 15 है मेरे पास ऑलरेडी, है ना, 15C है, 15 है बस, ऐसे देखो कोस्ट 15 है, यहाँ से 30 आ रही है, तो आई विल नॉट अपडेट इट, ठीक है, बट एज वाला काम हो गया। अब इस को करेंगे जी, 0 जमा 50, 50 तो ऑलरेडी 50 है, ठीक है जी, काम खत्म। तो राउंड 2 के रिजल्ट के हिसाब से अब फाइनल आंसर लिख लो टेबल के अंदर। हाँ जी, तो क्या है जी, बी की कोस्ट आ गई जी 15C, ठीक है जी, राउंड 2 में बी की कोस्ट आ गई जी, अच्छा ये तो 0n है ही है, अच्छा जी, इसके आगे जी 15C, ठीक है, और ये अपना 50A ही चल रहा है, तो मैं इसको येलो कलर से दिखा देता हूँ। और डी की कॉस्ट भी हमने चेंज करी है जी, फाइनल कॉस्ट बताओ जी, डी की 90 आई है, 90 90 बी, तो हम इसको ग्रीन से लिखेंगे जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आएगा जी राउंड 3, राउंड 3 कितने राउंड आएंगे, शाबाश बताओ, कितने राउंड आएंगे, 4 राउंड आएंगे, क्यों, क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है, ओके जी। अब तीसरे राउंड में क्या आएगा जी, चेक करते हैं जरा तीसरे राउंड से। अब फिर वही बात शुरू होगा, फटाफट इवन को रिलैक्स करोगे, तो अब 50 जमा 70 120, 90 है ऑलरेडी, कोई चेंज नहीं होगा। E2 को 15 जमा 60, आ गया ना फर्क, 15 जमा 60 75, तो 75 हो जाएगा जी। किस कलर से करें, चलो ऑरेंज से करते हैं आप, 75, और किसके थ्रू पता लगा, बी के थ्रू पता लगा, तो देख रहे हो ना, जब कोस्ट अपडेट हो जाती है उसके बाद जब हम एज को रिलैक्स कर रहे हैं तो फिर दूसरे की भी अपडेट हो रही है। जो काम हम डाइस्टास में नहीं कर पा रहे थे, यहाँ ये करके दे रहा है, थोड़ा अपने आप से दिल से तुम्हारे को फीलिंग आ रही है कि टॉप क्लास एल्गोरिथम है ये, गलती होने का कोई मतलब ही नहीं है जी, है ना, इसलिए बार बार हम काम करते चले जा रहे हैं, बार बार रिलैक्स कर रहे हैं। आपको लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सेम हर राउंड में सेम काम करना है, लेकिन देख लो मेरे बच्चे, हर राउंड में सेम काम करने के बावजूद भी हम अपडेट्स कर पा रहे हैं, ठीक है जी, चलो खैर। अच्छा जी, ये हो गया जी, ये 75B E2 को रिलैक्स करने के बाद। अब बात करते हैं जी E3 की, तो 15 जमा 40 55 हो रहा है जी, पहले 50 है, कुछ नहीं होएगा जी अपडेशन। फिर यहाँ से 50 माइनस 35 15, तो ठीक है जी, पहले से ही है। E5 को करेंगे जी 30, 0 जमा 30 दैट इज 30, तो पहले से 15 है, कोई अपडेशन नहीं। फिर इसको करेंगे जी E6 को 0 जमा 50 50, तो ऑलरेडी 50 है जी, ठीक है जी, काम खत्म। तो फाइनली अब जो हमारा राउंड 3 का रिजल्ट है वो लिख लो, 0n, ठीक है जी, तो इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं, 0n का 0n रहेगा। बी की कोस्ट हमारी 15C ही चल रही है, तो 15C लिख देते हैं। सी की कोस्ट क्या है जी, 50A है, तो 50A ही छोड़ देते हैं। और डी की कोस्ट अब चेंज हुई है 75B, तो इसको हम ग्रीन कलर से लिख देते हैं। अच्छा जी, ये हो गई जी 3 राउंड्स की कहानी। अब मैंने आपको कहा था कि अगर नेगेटिव एज वेट होएगी तो ये फेल नहीं होगा, लेकिन बोल देगा कि रिजल्ट ठीक नहीं है जी। तो इसलिए जो हम राउंड 4 चलाएंगे ना मेरे बच्चे, वो वेरिफिकेशन राउंड है। राउंड 4 को हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन राउंड, वेरिफिकेशन राउंड, ठीक है, वेरिफिकेशन राउंड है ये। और इसमें देखो कि कहीं कोई इंप्रूवमेंट हो रही है क्या, अगर कोई इंप्रूवमेंट होगी तो इसका मतलब क्या है कि उस ग्राफ के अंदर नेगेटिव एज वेट साइकिल है, और डाइक्स्ट्रा ये जो बेलमैन फोल्ड एल्गोरिथम है वो बोलेगा कि आई कैन नॉट गिव यू रिजल्ट बिकॉज देर इज ए नेगेटिव एज वेट साइकिल। इंप्रूवमेंट होते ही आप बोल दोगे कि देर इज नो, यू कैन से नो शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एज वेट साइकिल, ठीक है। और जिस भी वर्टेक्स की इंप्रूवमेंट होगी उसी वर्टेक्स के बारे में बोल देना कि नो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स टू द गिवन वर्टेक्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव एज वेट साइकिल, ठीक है। चलो, तो अभी मैं अभी ज़्यादा इसमें नहीं घुसना चाह रहा, डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस ये बता देता हूँ इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, फटाफट से आप चेक कर लो, वैसे तो कोई होगी नहीं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 0 और तो वही इवन, तो 50 जमा 70 120, यहाँ पे 75 है, नहीं होगी। E2 15 जमा 60 65, सॉरी 15 जमा 60 75 75 75 ही है। E3 से देख लो जी 15 जमा 40 55 नहीं होगी जी। यहाँ से देख लो जी 50 माइनस 35 15 नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। अच्छा जी, फिर E5 के लिए देखो 0 जमा 30 15, ये तो कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ पे 0 जमा 50 50, ठीक है जी, तो कहीं कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो एज इट इज रह गए, तो मैं येलो कलर से लिख देता हूँ, है ना, सेम टू सेम रह गए। 0 नल, 15C, 50A, 75B, तो ये वेरिफिकेशन राउंड था। तो वेरिफिकेशन राउंड में नो वर्टेक्स इज अपडेटेड, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने ये एकदम करेक्ट रिजल्ट दे रखे हैं। तो देख लो मेरे बच्चे, यहाँ पे हमारा प्रीवियस लेक्चर में देखा था डाइक्स्ट्रास फेल हुआ था, लेकिन यहाँ पे बेलमैन फोर्ड ने फर्स्ट क्लास आंसर दे रखे हैं। बी का जो कोस्ट है वो 15 है, सी का कोस्ट 50 है, डी का कोस्ट 75 है। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको आराम से। और काफी कुछ है, आराम आराम से इसको देखना है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको मैं आपको आराम से नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज़्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।